नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को खत्म हो गई। इस बीच एनडीए खेमा लगातार सियासी रण में पसीना बहा रहा है। इस खेमे के तमाम केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री बिहार में डेरा जमाए हुए हैं और साथ ही साथ धुआंधार जुबानी वार कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर मचा घमासान अभी भी शांत नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग की गांठ इस तरह बन गई है कि आधिकारिक घोषणा के अभाव में स्थिति ये बन गई है कि महागठबंधन के घटक दल ही 9 बेहद खास सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। जी हां, महागठबंधन के अंदर खींचतान के बीच आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को वारसलीगंज विधानसभा सीट से पार्टी का सिंबल दे दिया, जबकि इस सीट पर पहले ही कांग्रेस ने सतीश कुमार को टिकट दिया हुआ है, जिससे वारसलीगंज में महागठबंधन के ही 2 उम्मीदवार आमने सामने आ गए। इसके अलावा 8 और विधानसभा सीट वैशाली से लेकर राजा पाकड़ तक इसी तरह खुली भिड़ंत हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीट शेयरिंग पर पिछले 8 से 10 दिनों तक दिल्ली और पटना में माथापच्ची हुई, कोई परिणाम नहीं निकला। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे जो शीर्षस्थ नेता थे, उन्होंने रूठे हुए प्रत्याशियों को मनाने की कोशिश करी, लेकिन सारी कोशिशें पानी फिरता हुआ नजर आया, विफल हो गई। इस बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने आखिरी समय में दरभंगा के गौरा बैराम विधानसभा सीट से नामांकन भरने का फैसला अपना टाल दिया। सैनी ने कहा, हमें राज्यसभा सीट नहीं चाहिए, मुझे डिप्टी सीएम बनना है। उन्होंने ऐलान किया कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए जोर शोर से कोशिश करेंगे। उन्होंने गौरा बैराम से अपने भाई संतोष सैनी को उम्मीदवार बना दिया। सैनी ने औराई, दरभंगा शहरी और गोपालपुर विधानसभा से अपने उम्मीदवार उतारे। बताया यह भी जा रहा है कि वीआईपी को 15 सीटें दी गई थी, साथ ही राज्यसभा की सीट और 2 एमएलसी की सीटें ऑफर भी की गई थी, लेकिन सैनी उप मुख्यमंत्री पद पर अड़े हुए हैं। तो वहीं सीपीआईएमएल भी सिरदर्द बनाने में पीछे नहीं है, बढ़ा रहा है सिरदर्द। इन आंतरिक कलहों के कारण इन 8 सीटों पर एनडीए के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि ये फ्रेंडली फाइट है या फिर आत्मघाती अप्रोच है, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनने चाहिए। सुनिए। अब आप बताइए कि हम लोगों का अलायंस बिल्कुल परफेक्ट हो गया, हम लोगों का सीट बट गया, हम लोग के पार्टी के प्रत्याशियों का नॉमिनेशन हो गया, हमारे मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार शुरू कर दिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पिछले 3 दिन से बिहार में हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हमारे अन्य जो अलाय हैं वो चुनाव प्रचार में उनका काम शुरू हो गया, और इधर स्वार्थ से भरा हुआ वो अलायंस है। अंत तक उनमें न सीट फाइनल है, न कौन नंबर फाइनल है, न किस सीट पे कौन लड़ेगा। एक सीट पर 3 प्रत्याशी खड़े हो गए हैं। तो जब 4-5 अलाय एक साथ नहीं सेटल कर सकते हैं तो देश के बिहार के 13 करोड़ लोगों का भविष्य कैसे तय कर सकते हैं, उसके लिए कैसे नीति बना सकते हैं। जनता और मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जो महागठबंधन है, जब सीट बंटवारा में सिर फुटौल कर सकते हैं, माथा में माथा टकराना, तो ये सत्ता क्या चला सकते हैं। और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, रालोमो, हम और लोजपा ने सबसे पहले सीट शेयरिंग किया और उसके बाद हमने उम्मीदवार की घोषणा की। तो मतदाता अब इस बात को मान रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का संस्कार क्या है, जब 243 सीट का जो सही तरीके से बंटवारा और समन्वय नहीं कर सकता है, वो 14 करोड़ का बिहार क्या चला सकता है। हमारे महागठबंधन में सीट शेयरिंग का सारा फार्मूला तय हो गया है। कुछ सीटों पर पेच है, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट का नौबत आया है, वो भी सब ठीक हो जाएगा समय रहते हुए। ये सब चीज़ जनता देख रही है। तेजस्वी यादव जी के चेहरे को, उनके कामों को, उनके वादों को, उनके इरादों को, और ये लोग हताश निराश लोग 20 वर्षों से सत्ता में हैं, अपना हिसाब नहीं दे पा रहे हैं और महागठबंधन के सीट शेयरिंग की चिंता कर रहे हैं। वो सीट शेयरिंग की हमारी चिंता करें, हम सारे सीट को जीतकर यहाँ सरकार बनाएंगे। शादी मंदिर में भी होती है, शादी फेरों से भी होती है, शादी अदालत में भी होती है। मंदिर की शादी को क्या अवैध बोलोगे? हर शादी क्या अदालत में होती है?
सब कुछ हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी। सही वक्त पे होगी, निश्चिंत रहिए। सीएम किसको लेकर करेंगे, उसके लिए भी सही समय आएगा, मैनिफेस्टो के लिए भी सही समय आएगा। तो हर चीज की एक समय होता है। हर चीज का सही समय होता है। दूसरी तरफ मृत्युंजय जी को सुन रहे थे आप, वो आरजेडी से साफ तौर पर बोलते हुए नजर आए कि फ्रेंडली फाइट है। ये कैसी फ्रेंडली फाइट है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अमरदीप त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। हमारे साथ में राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी से। और मोहिंदर प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। शुरुआत राकेश जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। मृत्युंजय जी किस तरह की फ्रेंडली फाइट का जिक्र कर रहे थे, अगर आप मुझे इलैबोरेट करके बता पाएं तो मैं थोड़ा सा समझ जाऊंगी। जी पूजा जी, आपको नमस्कार। पैनल में बैठे हुए अन्य साथियों को भी मेरा नमस्कार। उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में कहा कि यदि फ्रेंडली फाइट की भी नौबत आती है तो उस पे भी निर्णय लिया जाएगा, लेकिन मैं स्पष्ट करता हूं आपको कि ऐसा नौबत नहीं आएगा। और फाइनली हर सीट पे महागठबंधन का कोई एक ही उम्मीदवार लड़ेगा। तो इसको लेकर के हमारे सारे लोग, सारी पार्टियां स्वस्थ है। हमारा महागठबंधन एक यूनाइटेड जैसे था वैसे है। जनता की आकांक्षाओं पे एकदम खरा उतरेगा। और दूसरी बातें है कि क्योंकि महागठबंधन, पूरा जनता जो है महागठबंधन की ओर देख रहा है। महागठबंधन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो बिहार के नवनिर्माण का, जो बिहार के प्राइड है उसको रिस्टोर करने का। और महागठबंधन, जो गठबंधन मजबूत होता है वहां पे मींस कैंडिडेट फाइनल करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि हमारा हर सीट पे आप देखेंगे तो कई सारे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं और वो इक्वली फाइट ही नहीं दे सकते हैं, बल्कि एनडीए के जो कैंडिडेट है उनको धूल चटा सकते हैं। तो हमें ये डिसाइड करने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। लेकिन देखिए फर्स्ट फेज का जो भी है, नॉमिनेशन है, सारा सब कंप्लीट है। और फाइनली अंततः ये होगा कि हर सीट पे एक सिंगल ही कैंडिडेट लड़ेगा और उसका वो जीतेगा। तो मेरे ख्याल से राकेश रंजन जी कैपेबल तो आप भी नजर आ रहे हैं, आपने भी नामांकन किया होगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रही हूँ वैशाली विधानसभा सीट की बात कर लूँ तो वैशाली से आरजेडी से अजय कुशवाहा आपकी तरफ से खड़े हैं, कांग्रेस से संजीव कुमार खड़े हो गए। और तारापुर की बात कर लूँ तो आरजेडी से अरुण शाह खड़े हो गए, वीआईपी से सकल देव बिंद खड़े हो गए। और इसी तरीके से बछवाड़ा सीट की बात कर लूँ तो सीपीआईएमएल से अवधेश राय हैं, कांग्रेस से गरीबदास खड़े हुए हैं। गौरा बहराम से अगर बात करूं तो आरजेडी से अफजल अली है, वीआईपी से संतोष सैनी खड़े हुए हैं, लालगंज, इसी तरीके से पूरा एक लिस्ट है। कहलगांव और रोसड़ा, राजा पाकड़, कितने आपके पास कैपेबल कैंडिडेट हैं कि आप एक मैनेजमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। आप सीएमपी की बात होती है तो वो नहीं दे पाते, आप सीट शेयरिंग की बात होती है तो वो नहीं कर पाते। आप कह रहे हैं हमारे पास इतने कैपेबल कैंडिडेट हैं कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन जो है खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा। ये फ्रेंडली फाइट है। फिर उसके बाद आप कह दीजिएगा कि हमारा मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत कैपेबल कैंडिडेट है। आपने सवाल पूछा, निश्चित रूप से कैपेबल मैं भी हूँ और मेरे जैसे हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो महागठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए कैपेबल हैं। अब आप बताइए कि आपके चैनल में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सबका अलग अलग रोल है ना जी। आपको एंकरिंग दिया गया है, अदर लोग में से रीडर्स होंगे, अदर कैमरामैन होंगे और सारा चीज। तो उसी प्रकार पार्टी ने मुझे प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है, तो मैं प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो आपकी पार्टी, आपका जो गठबंधन है, जो एक मिला जुला परिवार आपका गठबंधन है, मेरे चैनल ने मुझे जिम्मेदारी दी है इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। लेकिन आप तो डिसाइड करके जनता से बात करने के लिए उस विधानसभा सीट पर एक कैंडिडेट ही नहीं दे पा रहे। वही तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ये ऐसा थोड़े ना कि राजनीति है, राजनीति में सब पका पकाया और बना बनाया चीजें फॉर्मूला होता है। कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से
स्ट्रेटजी तय होती है और ठीक उसी के है, अनुसार कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी तय होती है। अमरदीप जी, तो ठीक इस है, बार हमारे पास टफ इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं हमारे गठबंधन में, अलाइज में, सब जगह कि हमको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, समय लग रहा है, लेकिन हमारे जहां तक गठबंधन की यूनिटी पे कोई प्रभाव नहीं है। हर एक सीट को हम मजबूती से लड़ेंगे और निश्चित रूप से ठीक है। पूरी जनता एक जो बार है, मैं मोहिंदर जी के पास चली जाती हूँ, उसके बाद अमरदीप जी के पास जाऊंगी। बन रही है, तो इस बार निश्चित रूप से हमारी महागठबंधन जीतेगा और तेजस्वी जी इस बिहार का नया मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ठीक है मोहिंदर जी, राहुल गांधी कहाँ हैं आजकल? जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुए वैसे मुझे तो लग रहा था कि बड़ा धुआंधार रैली करेंगे एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, बहुत घूमे वो और अचानक से गायब हो गए। क्यों, कहाँ चले गए? प्रियंका गांधी भी नजर नहीं आ रही हैं, आपके कोई बड़े नेता भी नजर नहीं आ रहे हैं ग्राउंड पर। छोटी छोटी 3 बातें बोलना चाहूंगा मैडम। आप बड़ी बड़ी 3 बोल दीजिए सर। पूछी, सारे ही नेता जो हैं वो दिवाली, छठ पूजा और कई चीजों के लिए व्यस्त हैं और जनता भी व्यस्त है। ऐसे समय में इलेक्शन की जबरदस्ती थोपना कि मुझे सुनिए आकर के, उसको कोई आदमी, जिम्मेदार आदमी मानेगा नहीं। अपने समय पर इलेक्शन का काम शुरू होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इलेक्शन से पहले जो तैयारी की जाती है वो पूरी तैयारी कर ली गई है। राहुल गांधी जी ने पूरे बिहार को नापा, उसके बाद तेजस्वी जी ने नापा, जनता तक अपनी बात को वो पहुंचा चुके और जनता का वोट हमें मिल चुका, सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। अब मैं 2 बातें बोलता हूं। जो सत्ता में पार्टी है 20 साल से, एनडीए को ये बोलना चाहिए इलेक्शन में कि हमने 20 साल में क्या किया, और हम जो विपक्ष में आए हैं महागठबंधन, उसको ये बताना है कि हम क्या क्या करना चाहते हैं और क्या क्या गलत हुआ। अब हो क्या रहा है, एनडीए वाले सिर्फ हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि इनका सीएम का चेहरा नहीं है, ये सीटें शेयरिंग नहीं कर पाए, वो ये नहीं कर पाए। अरे भाई 20 साल में जो समस्याएं थी आपने उनका कितना निवारण किया? एक 5 साल की टर्म नहीं है, 20 साल की टर्म और डबल इंजन की सरकार। आखिरी वक्त में पिछले महीने के अंदर अगर आप देखो तो प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ घोषणाएं की है, वो घोषणा किंग है। हमारे नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनका जो एक सटीक कहना है, हम पलायन रोकेंगे, हम लोगों को नौकरी देंगे, हम बिहार के अंदर कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। आप 20 साल पहले लालू जी का जो शासन था और नेहरू जी का शासन जो 50-70 साल पहले था, उसको कब तक उसकी लाठी से जो आप अपनी नाव चलाएंगे? तो ये सब बेकार की बातें हैं। आज जनता तय कर चुकी बिहार की। ठीक है मोहिंदर जी, आप ये मत मुझे बोलिएगा कि मैंने आपको बीच में काट दिया। पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मेरे पास एक काउंटर क्वेश्चन है, बोले। हो गया आपका? हाँ, मैं जवाब दूंगा मैडम। हाँ, हम सक्षम हैं बिहार में। मोहिंदर जी, आपने कहा, ठीक है, आपने कहा इलेक्शन कमीशन ने आपके ऊपर इलेक्शन थोप दिया है और ये छठ का मौसम है, ये दीपावली का मौसम है। अगर आज की तारीख में मैंने ऐसा नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इलेक्शन की समय है, हम इलेक्शन की तैयारी पहले से कर चुके। जो एनडीए आज निकल रहा है वो आप कह रहे हैं मोहिंदर जी, आप इलेक्शन की तैयारी पहले से कर चुके हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर राकेश रंजन जी कह रहे हैं कुछ सीटों पर कंफ्यूजन बना हुआ है। आप कह रहे हैं कि आपके जो कुछ नेता हैं वो दीपावली में व्यस्त हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है सर। अगर आज की तारीख में बिहार के अंदर खुदा ना खास्ता किसी तरह की त्रासदी हो जाए, ईश्वर ना करे कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो क्या नेता ये कह करके भाग जाएंगे, ये कह करके नहीं जाएंगे कि दिवाली है इसलिए मैं अपनी दिवाली मना लूं, फिर उसके बाद आऊंगा, देखता हूं क्या हो सकता है बिहार का? ये तो उस तरह की बात कर दी आपने। मेरी बात को समझिए, मैं ये आपकी दिवाली मनाने में आपको पता है महागठबंधन का दिवाला निकल जाएगा बिहार के अंदर। आपको पता है पूजा जी, जनता अपना मन बना चुकी। जो 20 साल राज करने के बाद आज ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अरे भाई आज तक क्या कर रहे थे? आपके पास कहां से साधन आ जाएंगे जो आप 2-2 लाख रुपए दे देंगे, सबको सोलर पैनल लगा देंगे? तो ये सब मजाक की बातें पब्लिक जहां तक मेरे दोस्त ने कहा आरजेडी ने, और आपने गिनाई सीटें, अभी एक इलेक्शन की विड्रॉवल की डेट भी होती है मैडम। अभी विड्रॉवल की डेट आई नहीं है। विड्रॉवल के बाद आप देखेंगी कि एक सीट पर एक ही आदमी है महागठबंधन का।
और तब जहां तक तक ताल्लुक तब है तक जनता सीट के कंफ्यूज लिए- रहे, तब तक जनता जनता कंफ्यूज कोई रहे। कंफ्यूज नहीं है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी नेता हैं, उनका चेहरा सबके सामने है, बाकी चेहरे लोकल होते हैं, लेकिन जो उनकी घोषणाएं हैं तेजस्वी यादव की, वो सबने सुनी है कि हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, पलायन रोकेंगे, लोगों को एक सुरक्षा प्रदान करेंगे जो आज नहीं है, बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज को बिहार में लाया जाएगा जिससे कि यहाँ व्यवस्था फैले इंडस्ट्री की, जिससे यहाँ कृषि उत्पाद को तरीके से पैसा मिल सके किसानों को, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, वो बाहर काम करने के बजाय बिहार में काम करेंगे। आप इससे बढ़िया बताइए बात और क्या हो सकती है? ना तो ये पलायन रोक पाए, ना ये कानून व्यवस्था दे पाए, ना ये लोगों को रोजगार दे पाए, तो बताइए आपने 20 साल में किया क्या? आप लालू राज का 20 साल पहले टेक्निक कुछ और थी, 20 साल पहले व्यवस्था कुछ और थी, आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। नई कानून व्यवस्था, नए तरीके के व्यापार, नई तरीके के रोजगार, नए तरीके की व्यवस्थाएं, ये सब ठीक हम है लाएंगे। मोहिंदर जी, आती हूँ आपके पास, आपकी स्ट्रैटेजी और मैं समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मुझे तो नहीं समझ में आती है। आपने कहा कि पर्चा विड्रॉ करने का जो डेट है उसके बाद हम देखते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि जनता को तब तक आप कंफ्यूजन में कैसे रखेंगे। अमरदीप जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एनडीए खेमे के अंदर लगातार आपने प्रचार प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन सामने जो आपका विपक्ष है वो इस तरह की स्थिति में खड़ा हो गया है, तो आपको खुशी तो बहुत हो रही होगी कि प्लस पॉइंट, बोनस पॉइंट आ रहे हैं, अपने हिस्से में चल करके आ रहे हैं, अपने पाले में गेंद आ रही है। अमरदीप जी, शायद आपका फ्रेम म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, बोलें। अमरदीप जी की ऑडियो बहुत क्लियर नहीं आ रही है। अमरदीप जी, आ रही हूँ मैं आपके पास आ रही हूँ। राकेश रंजन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी जैसे ही ऑडियो ठीक होती है अमरदीप जी की, उसके बाद मैं अमरदीप जी के पास जाऊँगी। राकेश जी, मुझे ये बताइए, जिस तरह की स्थितियाँ पैदा हो गई हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जनता को कंफ्यूज करके आप बेनिफिट नहीं बल्कि लॉस में रहेंगे? ये एक आत्मघाती अप्रोच है, ऐसा नहीं लगता आपको? क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है। और कोई भी सियासतदान जी, कोई भी सियासत का थोड़ा भी समझदार व्यक्ति होगा, उसे ऐसे ही लगेगा। बड़ा अच्छा सवाल पूछा पूजा जी, इसके लिए आपको धन्यवाद। जो जनता 20 साल से कंफ्यूज है, वो 10 दिन और रह लेगी, ऐसा 10 दिन और नहीं रह लेगी। वो जनता इतना जरूर कर सकती है कि ठीक है, जो 20 साल से जो कंफ्यूज है वो चाह रही है कि कैसे आपका जो आंसर करने का अप्रोच था ना, उसी में हंस दिए मोहिंदर जी कि भैया ये क्या कर दिए तुम। अरे इसलिए हंस दिए कि मैं सही जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, बोले, है ना? तो रुकिए मोहिंदर जी, आ रही हूँ। कंफ्यूज है और इंतजार कर रही है, वो इंतजार कर रही है कि सत्ता को कैसे उखाड़ सके। वो कंफ्यूज इसलिए है कि भाई सरकार चला कौन रहा है, भू माफिया चला रहा है कि बालू माफिया चला रहा है कि शराब माफिया चला रहा है। वो कंफ्यूज इसलिए है कि जदयू चला कौन रहा है, नीतीश जी है कहाँ, हमारे मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे वो है कहाँ, जदयू में फैसले ले कौन रहा है। कंफ्यूज ये है इसलिए है कि उन्हीं का एलआई पार्टनर जो है, जो लोग अपने आप को पांडव बोल रहे हैं, उन्हीं का एलआई पार्टनर उनको दुर्योधन बोल रहा है। तो जनता कंफ्यूज इसलिए है कि कोई बात नहीं, 20 साल से ये सारी चीजें चल रही है, जो शिक्षा को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, इंडस्ट्री नहीं लाया, अब स्वास्थ्य सुविधाएं बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, करप्शन इतना ज्यादा है कि 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर करके मुझे ये बताइए राकेश जी, दो कैंडिडेट के बाद, एक सीट पर 2 से 3 कैंडिडेट के बाद जनता कंफ्यूज नहीं होगी क्या? मेरा प्रश्न ये था। जो सुनिए ना, एकदम मैं बता रहा हूँ, अमरदीप जी की ऑडियो जैसे आएगी मुझे बताइएगा। जो जनता 20 सालों से कंफ्यूज है, उतना कीमत वो इसलिए आपको लग रहा है कंफ्यूज है। मैं आपकी जो कंसर्न है उसको बहुत तहे दिल से स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि जनता इसलिए ये हो रही है क्योंकि कितना जल्दी ये क्लियर हो और मैं इस सत्ता को उखाड़ फेंकूं। तो निश्चित रूप से जनता जो है थोड़ी सी तो फिर आप जनता को कंफ्यूज कर काहे रहे हैं?
आपको पहले ही कैंडिडेट नहीं, तय हम करके तो दे नहीं देना कह चाहिए रहे था। या फिर ये बताइए, confusion या नहीं है। फिर क्लैरिटी के साथ आपने ये नहीं बताइए, या फिर क्लैरिटी के साथ ये बताइए राकेश रंजन जी कि कुछ मांडवली चल रही है अंदर खाने कि तेजस्वी को जब तक आप सीएम कैंडिडेट स्वीकार नहीं कर लेते तब तक तो हम अपना कैंडिडेट विड्रॉ नहीं करेंगे, या कांग्रेस कह रही है कि हमारी ये शर्तें, हमको इतनी सीटें नहीं दे दोगे तब तक हम अपना कैंडिडेट विड्रॉ नहीं करेंगे। ये तो नहीं चल रहा है अंदर, चल भी रहा होगा तो बताएंगे कहाँ। देखिए सुनिए ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता मीन्स इसलिए कंफ्यूज है, जनता इंतजार कर रही है और पुरानी जो भी सारी चीजें ये लोग कंफ्यूज करके रखे हैं उससे निश्चित रूप से ब्रेक है। मैं बोल रहा हूं ना कि आप देखिएगा फाइनली हर एक सीट पे महागठबंधन का एक ही उम्मीदवार उतरेगा। रही बात आपका ये मंडोली की बात जो आप कह रही हैं, तो मंडोली जो है, यदि मंडोली हमारा जो है, हमारा उसको मंडोली नहीं, हम लोग उसको सहमति बोलते हैं, आपसी भाईचारा बोलते हैं, आपसी समन्वय बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी में तानाशाह है, ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर पास कर रहा है और कह रहा है कि तुम इतने सीटों पे लड़ लो, तुम इतने सीटों पे लड़ो, तुमको लड़ना ही है। तो लाख जो शेरो शायरी होने के बाद कभी है ना, आप देखे ना कि जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। और कोई जो है उसको दुर्योधन और पांडव बता रहा है, तो वो सारी चीजें करने के बावजूद भी कोई अपने आप को मुख्यमंत्री बता रहा है, कोई अपने आप को उप मुख्यमंत्री बता रहा है, कोई नामांकन नहीं कर रहा है, कोई अपनी जगह पे अपने बड़े भाई को, छोटे भाई को खड़ा कर दे रहा है, और कोई कह रहा है कि हम लड़ाएंगे तो, हम जिताएंगे तो, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तय हो गया है। अच्छा, एनडीए में कौन सा मुख्यमंत्री तय हो गया? हाँ, ये सवाल भी है, एनडीए में बिल्कुल ये सवाल है। आपके कैंडिडेट तय नहीं है, आपके कैंडिडेट तय नहीं है, उनका मुख्यमंत्री तय नहीं है। ये सवाल बिल्कुल आपने वाजिब पूछ लिया, और पूछ लीजिए अमरदीप जी से। अमरदीप जी, तो ये सारे राजनीति का एक पार्ट है, ठीक है, सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये है, जान लीजिए कि सारी जनता बस इंतजार कर रही है कि सत्ता को कैसे उखाड़ फेंकना है, कैसे बदलना है। तो उनके लिए निश्चित रूप से जनता को ये तो बताइए, उखाड़ फेंकना है, फावड़ा उठाना है, कुदाल उठाना है, क्या उठाना है ये तो बताइए। कैंडिडेट नहीं निर्धारित करके आप दे पा रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता बड़ी बेकरार है, जनता जो है उखाड़ के फेंक देना चाहती है। अरे फेंके तो सही, लेकिन आप पहले कैंडिडेट तो दीजिए अपना। मैडम, हम लोग बहुत अहिंसक लोग हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं, हम लोग गांधीवादी अम्बेडकरवादी है। फिर काय कह रहे हैं आप? वोट का सुनिए ना, बाबा साहब ने वोट का अधिकार, एक व्यक्ति एक अधिकार इतना बड़ा, तो हम लोग जो एक बात, जो लोग तनाशाह होंगे, जहां पे लोकतंत्र में विश्वास नहीं होगा ना, वो लोग फावड़ा और ये सारा चीज की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। अमरदीप जी के पास चली जाते हैं, अमरदीप जी के पास चली जाते हैं। अमरदीप जी क्या कहेंगे? तिगाड़ से सब कुछ संभव है। ठीक है, अमरदीप जी क्या कहेंगे? आपके मुख्यमंत्री फेज को लेकर के जब से अमित शाह जी ने बयान दिया है, उसके बाद बड़ी बड़ी तकलीफें बढ़ गई हैं आपकी। इनका सारा कवर फायर इसी में जा रहा है। चलो है कि नारी, आज देखिए में इस तरीके से स्थिति बनी हुई है कि क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कोई स्टेप नहीं। लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, हम लोग हैं, जनता उद्धार, वहां रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरे तरफ महागठबंधन है। देखिए, महागठबंधन का नाम महागठबंधन रख दिया जाना चाहिए ऑफिशियली, क्योंकि ये लोग आपस में सिर फटुअल करके सिर्फ अपने परिवार की जेब भरने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। तो आपकी तैयारी पूरी हो चुकी थी दिवाली के, तो आप लोगों ने सीट का बंटवारा क्यों नहीं किया? बिहार की जनता को गुमराह करने का कार्य क्यों कर रहे हैं? और आप लोग दिवाली में इतना व्यस्त हैं। बिहार की जनता देख रही है कि हमारा कैंडिडेट फाइनल हो, और राहुल गांधी भाग जाते हैं। राहुल गांधी का नाम तो राहुल भगोड़ा होना चाहिए, जिस प्रकार से हर बार चुनाव छोड़ के भाग जाते हैं। और इनके यहाँ सब कुछ ठीक लग रहा है। मैं याद दिला दूं, इस महागठबंधन की नीति, राहुल गांधी ने दिल्ली में क्या किया अरविंद केजरीवाल के साथ में,
अरविंद केजरीवाल को धोखा दिया और दिल्ली से साफ कर दिया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये महागठबंधन और राहुल गांधी ये लोग सिर्फ अपनी जेब भरने का कार्य कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात कर दी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, सब लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया था, चुनाव जो है नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री थे। और आगे भी जो विधायक दल के नेता जो हमेशा, ये प्रक्रिया होती है, ये कहने की बात नहीं होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इस बात को पहले ही कह दिया कि हमारे नेता बिहार में आदरणीय नीतीश जी हैं। तो उसमें संशय करने की कोई बात नहीं। हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे जितने भी सहयोगी दल है, बड़ी विनम्रता के साथ में, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ हम लोगों ने सीट का बंटवारा करके और चुनावी मैदान में हमेशा रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं। निरंतर चुनाव हो या ना हो, लेकिन हम लोग बिहार की जनता के बीच में निरंतर गए हैं, उनके दुख और दर्द को बांटने का प्रयास किए हैं, जो भी उनके साथ में समस्याएं थी उनको हल करने का प्रयास किए हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है, राहुल गांधी जी, आरजेडी के लोग बरसाती मेढक की तरह आते हैं और जैसे लगता है कि अब बरसात खत्म हो रही है, धीरे से कोई थाईलैंड चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है और गायब हो जाते हैं। ये जनता को गुमराह करते हैं, जनता को ठगने का कार्य करते हैं। बिहार की जनता इस बात को समझ। मुझे ब्रेक की कमांड आ गई है सर, ब्रेक की कमांड आ गई है। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये चुनाव किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो पलड़ा जो अभी तक महागठबंधन के लिए भारी था, कहीं एनडीए का प्लस पॉइंट तो बनता नहीं जा रहा है। वक्त छोड़ से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा लगातार इसी विषय पर कर रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति बनी हुई है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन में अभी तय नहीं, एनडीए खेमे की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और कुल मिला करके बिहार में कंफ्यूजन की स्थिति जनता के लिए लगातार बरकरार है, फिर चाहे वो खेमा एनडीए का हो या फिर महागठबंधन का हो। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से राकेश रंजन जी के साथ करेंगे। अमरदीप त्रिपाठी हमारे साथ में प्रवक्ता बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, मोहिंदर प्रकाश जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, ठीक है, तमाम बातें मान ली, आपने कहा कि हमारे पास बहुत कैपेबल लोग हैं, इस वजह से कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। विड्रॉल सिचुएशन, मोहिंदर जी कह रहे हैं कि विड्रॉल सिचुएशन आने दीजिए, उसके बाद आप एक कैंडिडेट देख पाएंगी। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, राहुल गांधी प्रचार में क्यों नहीं आ रहे? SIR रैली के लिए तो अभी तक थे वो यहाँ पर, मोहिंदर जी कह रहे हैं दिवाली में व्यस्त है, आपके पास क्या रीज़न है? राकेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? राकेश जी का फ्रेम शायद म्यूट है। राकेश जी बोले अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर। आपका फ्रेम म्यूट है सर, अनम्यूट कीजिए उसे। मोहिंदर जी बोलिए, आप बोलिए, मोहिंदर जी बोलिए। आपने पूछा है, मैं बता देता हूँ आपको, कई दफा बता चुका हूँ। जैसे ही दिवाली का ये सब खत्म होगा, झटका प्रचार प्रसार इतने जोरों शोरों से होगा। और अब मैं आपको जो बात कहना चाहता हूँ वो सुनिए। आपने एनडीए के बारे में मैं जहां तक समझ पा रही थी मोहिंदर जी, मुझे लग रहा था कि राहुल गांधी ग्राउंड पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पसंद करते हैं और छठ एक मौका है कि वो बिहार में लोगों के बीच जाकर के एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो बिहार के महापर्व छठ के बाद आएंगे, मतलब क्या मैं समझूं? आप क्या कहना चाह रहे हैं जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ? बड़ी क्लियर बात है पूजा जी, लोगों को अपनी त्योहार मनाने दीजिए। आप जबरदस्ती अपने को त्योहार के बीच में उनको क्यों तंग करेंगे? मुझे कोई दिवाली में एज ए मतदाता कोई अगर आकर बोलेगा कि मेरी बातें सुनो, मैं अपने दिवाली का त्योहार मनाऊंगा, इंडिविजुअल का मनाने। जो मैं बात कहना चाहता हूँ पूजा जी उसे सुनिए। सबसे बड़ी बात क्या है, आपने एक चीज को वोट नहीं किया जो बिहार की जनता जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। जिस तरह से चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई, जिस तरह से खुशवाहा जी को, मांझी जी को दिल्ली बुलाकर होम मिनिस्टर ने अपने होम का डंडा दिखा करके चुप कराया है, वो सीधी सीधी योजना है। बीजेपी और चिराग पासवान इतनी सीटें जीत जाएं कि इनको जेडीयू की जरूरत ही ना पड़े। काहे का नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे? उनको हरवाने के, उनको पिटवाने के तो तरीके पूरे एनडीए ने तैयार। हरवाने के तरीके एनडीए ने तैयार क्यों हुए हैं? अमरदीप जी क्या कहेंगे, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से?
इसके लोगों का मानसिक दिवालियापन अभी से दिखने लगा है। विपक्ष के लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि महागठबंधन बिहार में बुरी तरीके से हारने जा रही है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी के पास तो अपने बीवी बच्चे हैं नहीं, तो बिहार की जनता को, आप नेता प्रतिपक्ष है, देश के बड़े नेता है, तो बिहार की जनता आपका ही परिवार है। आपको छठ में जाना चाहिए, दिवाली में जाना चाहिए। आप तो पूरा भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, एक टी शर्ट पहन के ठंडक के मौसम में भी घूमते हैं, आपको ठंडक भी नहीं लगती है, आपको गर्मी भी नहीं लगती है। इसी बहाने अगले 10 दिन तक दिवाली और छठ पूजा में आप पैदल यात्रा कर लेते, लोगों से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर लेते, लोगों से मिलते, अगर आपको लगता बिहार की जनता आपकी परिवार है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अपने ही परिवार को, अपने ही बीवी बच्चों को ये महागठबंधन के लोग परिवार समझते हैं। बाकी तो सबको, जनता को बधुआ मजदूर समझा जाता है, वोटर सिर्फ समझा जाता है कि किसी तरीके से वोट लेना और उनके ऊपर सत्ता जमाना है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो देश की जनता को इस बात को एहसास दिलाया कि मालिक तो आप हो, हम तो चौकीदार हैं। आज तक जो कांग्रेस 60 साल तक राज करती रही इस देश पर, शासन हिटलर बनके, ऐसा नहीं है। उन्होंने वास्तविकता का बोध कराया और जनता आज समझ गई है कि जनता ही मालिक है और जब चाहेगी उठाकर फेंक देगी। राहुल गांधी जी को इस बात को समझना है। बरसाती मेढक की तरह अगर आएंगे चुनाव के मैदान में, और मुझे यही लगता है, पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी जी मैदान इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि वो चुनाव बुरी तरीके से हार गए हैं। क्योंकि दिल्ली में भी यही हुआ था, राहुल गांधी जी को जब पता चल गया चुनाव हार रहे हैं तो मैदान छोड़ के भाग गए थे। मोहिंदर जी, काउंटर है आपका। मोहिंदर जी, आपका काउंटर है सर। राकेश जी, क्या कहेंगे? मैदान छोड़कर भाग गए राहुल गांधी? बोलिए राकेश रंजन जी। पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है। मोदी जी को तो जैसे बहुत मीन्स पत्नी भी है, परिवार भी है और फैमिली भी है। अरे जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए वो बिहार को कैसे संभालेंगे? हम सुनिए, आप रोकी नहीं, जब सुनिए ना, राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं और आप चुप हैं। कितना बढ़िया डिबेट सम्मानित भाषा में मर्यादित ढंग से चल रहा है और ये मीन्स लगातार अपमान किया जा रहा है और चुप रहे हैं। आपको दर्द नहीं हो रहा? राहुल गांधी से इनको इतना डर क्यों है पूरा एनडीए को? राहुल गांधी और महागठबंधन के जो नेता है उनसे बहुत डरे हुए हैं। राहुल गांधी को क्या क्या ये बोले जा रहा है और तब आपको कुछ नहीं है। ये आकर के बिहार में एक तरीबार आदमी और बिहार में आकर के कह रहा है कि डिसाइड कर रहा है। 140 करोड़ जनता और एनडीए के लोग राहुल गांधी से जरूर सतर्क हो रहे हैं। सतर्क और सजग होने की जरूरत है जनता को, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी विदेश में जाके देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, तो राहुल गांधी से डर नहीं है, सजग होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। अंग्रेजों के मुखबिर, ये दंगाई, ये जो अंग्रेजों का दलाली करने वाले लोग दूसरे को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजों का मुखबिर कौन था, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिए। जिसके ऊपर आप उंगली उठाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल जाते थे तो उनको गद्दा मिलता था, 13 दिन में छूटते थे। ISI का जो और संघ के नेताओं को काला पानी की सजा होती थी, तो कौन मुखबिर था, कौन गद्दारी कर रहा था देश के साथ में? ये राकेश जी थोड़ा पढ़िए इतिहास को। राकेश जी थोड़ा इतिहास को ठीक से पढ़िए। जिस सावरकर को आप लोग गाली देते हैं उनको काला पानी की सजा होती है, और पंडित नेहरू को 13 दिन में गद्दे पर लटाकर वही अंग्रेज छोड़ देते हैं। तो मुखबिर कौन था, थोड़ा पढ़िए इतिहास को। अरे सुन ना, अंग्रेजों के दलाल जो है दूसरे को सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे, तो बोल दीजिए, है ना? अंग्रेजों का दलाल कौन था, ये इतिहास पढ़ेंगे तब पता चलेगा। आप इतिहास थोड़ा पढ़िए ठीक से। ठीक है, ठीक है, बताइए ना राकेश जी। मैं पूछ तो रहा हूँ, 13 दिन में
क्यों छोड़ते थे अंग्रेज? राकेश जी, मैं आपसे समझूंगी। एक विषय मुझे बताइए, राहुल गांधी मैदान में नहीं है। आपने बोला कि मोहिंदर जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद आएंगे। आपने तमाम एक्सक्यूजेस दिए। आप कह रहे हैं कैंडिडेट अभी क्लियर नहीं है, आपके पास बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, अभी क्लियर नहीं है, विड्रॉ पोजीशन आने दीजिए, एक एक सीट पर एक ही कैंडिडेट रहेगा। राहुल गांधी नहीं साथ में, कैंडिडेट दो हैं। मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनने की डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया। आपका जो एक दल है वो पूरी तरीके से बायकॉट नजर आ रहा है। इसके अलावा आपका कोई एक सीएमपी प्लान नहीं है। आप 2000 देने की बात करते हो या 2500 देने की बात करते हो, वो 2000 देने की बात करते हैं कहीं पर महिलाओं को, वो कुछ और प्लान बताते हैं, आप कुछ और प्लान बताते हो। महागठबंधन का एक सीएमपी नहीं है आपके पास, आपका फेस नहीं है। ये 5 पॉइंट सर, और आप कह रहे हैं कि अभी बहुत सही समय है, रणनीति है, हमने कैंपेनिंग पूरी कर ली है और हम बहुत स्ट्रांगली चुनाव लड़ रहे हैं। सर बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है, कैसे स्ट्रांगली लड़ रहे हैं? आपके सारी सवालों का जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये आप बताइए, क्या बीजेपी प्रवक्ता के बातों का जवाब देना जरूरी है कि वो भी जरूरी है ना? दूसरे पर आप बढ़िया जो डिबेट चल रहा है, एक सम्मानित ढंग से, मर्यादित ढंग से चले, तो आप दूसरे को भी यदि किसी के प्रति कोई वो विषय छोड़िए राकेश जी, वो विषय छोड़िए। मुझे ये बताइए 5 बिंदु जो इलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कैंडिडेट नहीं, आपके कैंपेनिंग के नेता नहीं, आपका सीएमपी प्लान नहीं, आपका जो साथ में मित्र दल है वो नहीं, आपका कैंपेनिंग का गियर नहीं, इसके बावजूद आप कह रहे हैं तैयारी चुनाव की पूरी है। नहीं, एक कैसे आपको लगा कि हमारा कैंपेनिंग का जो गियर है वो नहीं? हमारे सारे जनता, एक एक कार्यकर्ता जो है महागठबंधन का प्रचार इस क्षेत्र में कर रहे हैं। हमारे यहाँ वही कार्यकर्ता इसलिए नहीं लगे थे कि ना आप रामसूरत राय का टिकट जो कटा है और वहां पे मंगल पांडे जी पे 6 करोड़ रुपया में टिकट बेचने का जो आरोप लगा है, तो आपको दिखना चाहिए ये सारी चीजें। रही बात सीएमपी की, तो ये जो लोग कुछ दिन पहले, जो लोग आज तक ना लोकतंत्र को मानते थे, ना संविधान को कभी माने, ना ये देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को माने, वो अब कह रहे हैं कि ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यदि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया था तो 2014 में मीन्स अब की बार मोदी सरकार क्या था? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया था। 2019 में ये था जो पहले से कैंडिडेट की घोषणा कर देते थे, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया था। अभी इसके पहले जो 2005 में, 2010 में, 2015 में, 2020 में जो चुनाव बिहार में लड़े गए, जो नीतीश जी के नाम पे लड़े गए, क्या वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं था? तो या तो आप कंफ्यूज है लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या था और ये क्या था। अब की बात देखिए, दिक्कत ये है कि ये लोग नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अमित शाह जी आते हैं और हर बार बयान पेश करते हैं, और चिराग जी से पूछने पे वो हाथ जोड़ ले रहे हैं। तो ये जानते हैं कि एनडीए जो ये तो हार ही रहा है, इसीलिए ये कांटों के नीतीश जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, ताकि अमरदीप जी जो है काउंटर है आपका, बोलिए मोदी जी पूजा जी बड़ी हंसी आ रही है। राकेश जी अभी भी देखिए, राकेश जी अभी भी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि इनकी नेताओं ने, कांग्रेस के राहुल गांधी ने हार को पहले स्वीकार कर लिया है। नवी फेल तेजस्वी यादव जी जो पिछले शासन काल में जमीन के बदले रोजगार देने की बात करते थे, किसानों की जमीन लेकर रोजगार देने की बात करने वाले तेजस्वी यादव जी नवी फेल आज रोजगार देने की बात कर रहे हैं। नौवीं देखिए नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जिसको शिक्षा का सा नहीं पता है और जिसको रोजगार का राह नहीं पता है, वो रोजगार और शिक्षा की बात कर रहा है, सुरक्षा की बात कर रहा है। जिसके स्वयं पिताजी ने बिहार को जंगल राज बनाने का कार्य किया था, आज एनडीए के सरकार में जिस प्रकार से बिहार आज डेवलप कर रहा है, जो अन्य देश है भारत के देश, उस तरीके से उसमें कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। तो आज महागठबंधन के लोगों को जेब नहीं
भरने को मिल रहा है तो बड़ी पीड़ा हो रही है इन लोगों को। आज जो है लालू परिवार को बड़ी पीड़ा हो रही है कि किस प्रकार से हमारा जेब नहीं भरा जा रहा है। आज नकेल कस दिया गया है इन लोगों के ऊपर में, जो किसानों की जमीन को कब्जा करते थे, जो खुलेआम गोलियां चलवाते थे, माफिया राज स्थापित करके रखे थे बिहार में। लोग बिहार में जाने से डरते थे और बिहार के लोगों का चीरहरण करने का कार्य किए थे। जो हमारे बिहारी भाई बहन जो नौजवान थे बाहर जाते थे, उनका मस्तिष्क से नीचा हो जाता था। लेकिन आज जब एनडीए की सरकार में बिहारी बाहर जाता है, कोई भी हमारा भाई बहन अगर जाते हैं रोजगार के लिए या किसी कार्य के लिए, तो आज उनको चोर नहीं कहा जाता है, आज उनको क्रिमिनल नहीं कहा जाता है, आज उनको संदिग्ध नजर से नहीं देखा जाता है, बल्कि आज उनको अदर स्टेट में एक बिहारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वो एनडीए सरकार की देन है। बिल्कुल एनडीए सरकार के लिए कहते नजर आ रहे हैं। बोले राकेश जी, काउंटर आपका बोलिए। आज बिहारी जो है पलायन डाटा देखे हैं, हवा में तो जो बोलना है वो तो बोल सकते हैं। सरकारी डाटा है आपके सरकार का, 3 करोड़ पर लोग पलायन कर है बिहार से। हर साल जो है 13 लाख लोग पलायन कर रहा है। ना उनको नौकरी है, ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। मुझे एक बात बताइए, हर जगह भ्रष्टाचार। राकेश जी, पूजा जी आप ठीक है, बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। ये दूसरे पे कहते हैं इस देश में जो है, जो बड़का झूठा पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं बीजेपी वाले, इस देश में पहली बार सेना जब शहीद होते हैं तो ताबूत में आते हैं। ताबूत घोटाला यदि कोई किया था वो बीजेपी है। पेंशन चोर लोग हैं, ये कमीशन चोर है, शिक्षा और परीक्षा चोर है लोग, ये चंदा चोर है। अरे सेना के शौर्य को नीचा दिखाने वाले, भारत के खिलाफ जहर बनने वाले ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के जो बिहारी हमारे जवान थे, जो बिहार के हमारे नाम थे, उनको नीचा दिखाने का कार्य राहुल गांधी जी करते हैं। तो राकेश जी आप नहीं बोलते हैं, राकेश जी तब आप नहीं बोलते हैं। आपके सहयोगी राहुल गांधी जी जब सेना ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करते हैं, सेना के मस्तिष्क को नीचा करते हैं, जो बिहार के लाल हमारे सेना में है बड़ी संख्या में, उनके मस्तिष्क को नीचा करते हैं, तब आप नहीं करते हैं। रक्षा सौदों में दलाली की बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, याद है ना? तो दूसरे पे उंगली उठाने से राकेश जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ऑपरेशन सिंदूर पर जब टिप्पणी करते हैं, बिहार के लाल, आपको पता है कितने बिहार के नौजवान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। आपने देखा, सुना, जाना, समझा। मुझे इस पूरी चर्चा के दौरान एक बात समझ में आई, मुझे नहीं पता कि आपने इस चर्चा के दौरान क्या देखा है, क्या समझा है अपने हिस्से का, लेकिन मुझे जो समझ में आया, आज की जो चर्चा थी वो इस विषय पर थी कि महागठबंधन की स्थिति थोड़ी सी डावाडोल नजर आ रही है। एक सीट पर 2 कैंडिडेट हैं, उनके जो शीर्षस्थ नेता हैं वो ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रहे हैं, एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं, कैंपेनिंग नहीं हो रही है उस लेवल पर जिस लेवल पर होनी चाहिए। लेकिन आपने पूरी चर्चा के दौरान एक बात गौर करी होगी कि पूरी चर्चा में आरजेडी के प्रवक्ता हों या कांग्रेस के प्रवक्ता हों, वो दोनों ही इन सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए हैं। यानी दाल में कुछ तो ऐसा है जो काला है। और उसके अलावा जब बात एनडीए खेमे में आती है और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के आती है, वो कहते तो ज़रूर है नीतीश कुमार, लेकिन जब अमित शाह के बयान का जिक्र होता है तो वो भी बचते नजर आते हैं। तो स्थिति कहाँ पर विचलित करने वाली है, ये आपको समझना है, ये आपको जानना है, और आपको सोच समझ कर, ठोक बजा कर वोट कास्ट करना है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम है।